आगे यहाँ तक पढ़ा था हम। देखिए नेक्स्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, ड्राइव किया था हमने, जहाँ कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। जब हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया तो वहाँ एक कांस्टेंट आया, कांस्टेंट को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये होगा क्या, कंडीशन लगाई, अगर जो हमने कंडक्टर लिया है, सैंपल लिया है, उसकी लेंथ अगर 1 हो जाए, एरिया भी 1 हो, तो जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, उसको हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे, वो रेजिस्टिविटी होगी। बट ये रेजिस्टिविटी जो है, अगर हम मैटर को चेंज कर, मटेरियल चेंज कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो इसकी वैल्यू है वो बदल जाती है। तो इसका मतलब ये फिर डिपेंड किया किस पे, रेजिस्टिविटी करैक्टरिस्टिक्स है किसकी, मटेरियल की करैक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। और ये डायमेंशन पर नहीं डिपेंड करती। अगर डायमेंशन हम बदलते हैं, सेम मटेरियल रखते हैं, लेंथ और एरिया हम बदल देते हैं, तो जब रो की वैल्यू निकालते हैं तो वो चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अगर कोई वायर है मेरे पास, तो मैं ना उसकी लेंथ अगर खींच के 10 मीटर कर दूं, तो उसकी क्या होगा, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी, तो कौन सी होगी, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। न्यूमेरिकल डालता है कई बार कि किसी वायर की रेजिस्टेंस लेंथ जो है बदल के इतनी हो जाती है, एरिया इतना हो जाता है, तो बताइए नई रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो क्या होगा, सेम रहेगी, वो कभी नहीं बदलती, क्योंकि डायमेंशन पे वो डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है, समझ गए। तो ये आ गया। अब नेक्स्ट है, जहाँ तक कर लिया हमने, अब है यूनिट। इस रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होंगे, ओम्स लॉ से क्या होंगे, रेजिस्टिविटी के यूनिट, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रो। तो वी नो, फार्मूले से यूनिट बनते हैं, फार्मूला हमें पता है, वी नो रो होगा आर ए अपॉन एल, ये होगा आर होता है रो, एल अपॉन ए, आर हो जाएगा, रो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब रो इतना होता है, तो यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की क्या होंगे, SI यूनिट इज रेजिस्टेंस के ओम मीटर स्क्वायर पर मीटर, तो बन गए ओम मीटर, क्या होते हैं, ओम मीटर होते हैं। डायमेंशन क्या होंगे, डायमेंशन, डायमेंशन भी देख सकते हैं, तो डायमेंशन रेजिस्टेंस के डायमेंशन, इसके डायमेंशन होंगे ओम मीटर। रेजिस्टेंस के अभी निकाले थे हमने, तो ये आए थे, रेजिस्टेंस के अभी किए थे हमने, तो रेजिस्टेंस के डायमेंशन जो आए थे वो आए थे, रेजिस्टेंस के होते हैं ml दैट इज ml3 t-3 ml रेजिस्टिविटी के होते हैं, इसके थे ml2 t-3 a-2 है, और साथ में क्या हो गए, एल हो गए, तो ये हो गए दैट इज ml3 t-3 a-2, ये डायमेंशन होते हैं रेजिस्टिविटी के, ठीक है। अब है नेक्स्ट स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इतने होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है दैट इज नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, कौन कौन से फैक्टर पे ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी। जो रेजिस्टिविटी है वो एक करैक्टरिस्टिक्स है मटेरियल की, यूनिट लेंथ में यूनिट एरिया में कितना रेजिस्टेंस होगा क्रिएट, ठीक है, और वो बदल भी जाती है जब मटेरियल को हम बदलते हैं। तो ये कौन कौन से फैक्टर पे जो है जो डिपेंड करेगी, एक तरह की रेजिस्टेंस ही है ये, ठीक है। तो दैट इज नेक्स्ट है
factors on which resistivity depends of the मटेरियल की रेजिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो देखिए, तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हम रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। तो वी नो ये हमें बताती है कौन कौन से फैक्टर पे ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी से निकालेंगे। वी नो जो रेजिस्टेंस होती है इलेक्ट्रॉन थ्योरी से, वो हमें पता है, अभी निकाली थी हमने। दैट विल बी इक्वल टू, ये आई थी, दैट विल बी रेजिस्टेंस देखी थी हमने, ये आई थी, रेजिस्टेंस आई थी ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ। ठीक है, ये रेजिस्टेंस होती है। तो रो क्या होना, रो होना ml एन ई स्क्वायर ए टॉ इंटू ए अपॉन एल। एल से एल कट जाएगा। तो रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रॉन थ्योरी से किसी की भी होगी m अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ। ठीक है, इतनी होगी। तो रेजिस्टिविटी इतनी होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेजिस्टिविटी इतनी होगी। तो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी? ये कांस्टेंट, मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट होता है, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का क्या रहेगा, मटेरियल का कांस्टेंट। ठीक है, ए कांस्टेंट होगा, एरिया भी अगर सेम ले रहे हैं तो ये भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो बदल क्या सकता है। ठीक है, तो जहाँ पर ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट। तो अगर हम मेटल को बदलते हैं, सैंपल को बदल देते हैं हम, तो एन बदलेगा, चार्ज डेंसिटी बदलेगी, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में हर मैटर में, जो मटेरियल में, ये एन होगा, वो लग होगा, चार्ज डेंसिटी लग होगी। तो ये बदलती है। ठीक है, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। ठीक है, सेकेंड रिलैक्सेशन टाइम, ये भी बदल जाता है। अगर टेम्परेचर बदल जाए तो ये बदल जाएगा। ठीक है, बाकी कांस्टेंट ही रहते हैं। बाकी मेटल के केस में, सैंपल के केस में, डायमेंशन के केस में ये सेम रहते हैं। तो ये कांस्टेंट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हमें ये पता चला, बाय इलेक्ट्रॉन थ्योरी की जो रेजिस्टिविटी है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एन के और टॉ के। ठीक है, तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एन के साथ, एन के ऊपर, चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। क्योंकि ये मटेरियल बदलेगा तो ये बदलेगी, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखेंगे बट चेंज कैसे करती है। ठीक है, तो और दूसरा कैसे वेरी करती है, और रिलैक्सेशन टाइम पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, कि जब फील्ड लगाएंगे, फील्ड पोटेंशियल देंगे तो चलेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे तो टाइम क्या होगा उसका, उस पर डिपेंड करेगा, रिलैक्सेशन टाइम पे। तो जहाँ दो केस निकलते हैं, दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। केस नंबर 1, पहला केस है कि किस पे डिपेंड, कि जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, दैट इज चार्ज डेंसिटी पे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टिविटी कम होनी, और कम होंगे तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होनी, रेजिस्टेंस क्या होनी, ज़्यादा, उस मटेरियल की ज़्यादा होगी। ठीक है, उस मेटल की ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, तो इट मीन्स resistivity depends on the nature of material, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी। और केस नंबर 2, दूसरा केस इलेक्ट्रॉन थ्योरी बता रही है, रेजिस्टिविटी वी नो आल्सो, रेजिस्टिविटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम होती है। तो जब टेम्परेचर अगर मटेरियल का बढ़ता है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेज,
अगर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉनों की वो भी इंक्रीज करती है, थर्मल मोशन इंक्रीज करता है, स्पीड उसकी इंक्रीज करती है, तो थर्मल स्पीड इंक्रीज, थर्मल स्पीड इंक्रीज करती है तो कोलिजन भी इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस। तो कोलिजन इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा, कोलिजन ज़्यादा होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, तो रजिस्टिविटी इंक्रीज, रजिस्टिविटी इंक्रीज, तो रजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, रजिस्टिविटी ज़्यादा, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी मटेरियल की क्या करेगी, वो क्या करती जाती है, बदलती जाती है। कैसे बदलती है, कम होती जाती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी, रिलैक्सेशन टाइम कम तो रजिस्टिविटी ज़्यादा होती जाती है, रजिस्टिविटी बढ़ती जाती है। ठीक है, और टेम्परेचर कम करने पर रजिस्टिविटी कम होती जाती है, रेजिस्टेंस कम होती जाती है। ठीक है, ये हमें यहाँ से पता चला। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब यहीं से हमने कि तो जहाँ से हमें पता चला कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, रिलैक्सेशन टाइम और साथ में टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर, नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी क्या होती है। तो जहाँ से देखा हमने कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो थर्मल स्पीड बढ़ती है, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता है, तो रजिस्टिविटी कम होती जाती है। ठीक है, तो हमने देखा, डिटरमिन किया हमने एक्सपेरिमेंटली कि अगर टेम्परेचर हम यूनिट डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तो यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर ओरिजिनल ओरिजिनल रजिस्टिविटी में जो इंक्रीज करती है रजिस्टिविटी, जो चेंज करती रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रजिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रजिस्टिविटी। कि किसी मटेरियल की ओरिजिनल जो रजिस्टिविटी है उसमें पर डिग्री या यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रजिस्टिविटी चेंज करेगी, दैट रजिस्टिविटी इज कॉल्ड थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है, तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी क्या आती है, द चेंज इन रजिस्टिविटी, द चेंज इन रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल या सब्सटेंस भी देख सकते हैं, ऑफ मटेरियल पर यूनिट ओरिजिनल रजिस्टिविटी, पर यूनिट ओरिजिनल रजिस्टिविटी और पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर called coefficient of thermal resistivity. It is denoted by alpha. It is denoted by alpha. ठीक है, हमने एक मटेरियल लिया, उसका टेम्परेचर थर्मामीटर से नोट किया। ठीक है, कुछ टेम्परेचर था, रेजिस्टेंस देखी हमने, तो उसकी ओरिजिनल रजिस्टिविटी देखी, ओरिजिनल रजिस्टिविटी हमें पता थी, आर रो नोट थी, मान लो रो नोट थी जब टेम्परेचर T1 था, और जब रजिस्टिविटी उसकी होगी फाइनल रो होगी तो टेम्परेचर T2 हो गया। कितना बदला वो थर्मामीटर से नोट कर सकते हैं हम। तो फिर अल्फा क्या होगा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल क्या होगी रजिस्टिविटी,
change in resistivity final minus initial per unit original resistivity per degree rise in temperature. This is called thermal coefficient of resistivity. ठीक है। अच्छा अब देखिए इसमें ये अल्फा इसके बराबर होता है, इसको अल्फा बोलते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली हम किसी भी चीज़ को रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं किसी मटेरियल यहाँ से। कैसे? ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पता होगी कितनी है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कितनी हुई वो निकाल सकते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रॉन थ्योरी से। ठीक है, टेम्परेचर से ये आ जाएगा तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो सभी के अल्फा की वैल्यू जो है वो निकाली गई है। ठीक है, कोफिशिएंट थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की निकाली गई है कितनी होती है। ठीक है, वो आप बुक से देख लेना। ठीक है, अब है अल्फा की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो कंडक्टर के लिए हम देखते हैं कि अल्फा जो है वो बहुत मैक्सिमम रहता है, पॉजिटिव रहता है। अलॉय के लिए देखते हैं नेग्लिजिबल 7। ठीक है, नेग्लिजिबल 7 अलॉय के लिए हम नोट करते हैं। अलॉयज जितने भी है कॉन्स्टेंटम, मैग्नेन, निक्रोम, ये सारे इनके लिए अल्फा की वैल्यू नेग्लिजिबल सी रहती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो है पॉजिटिव रहती है थोड़ी मैक्सिमम वैल्यू, और जो कंडक्टर है इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के लिए नेगेटिव वैल्यू, ये हम देखते हैं। ठीक है, टेबल दिया है बुक में, आप देख सकते हैं। तो ये हम देखते हैं। अब ये तो ठीक है, अब इसमें ये हमें पता चलेगा। ठीक है, तो इसके यूनिट क्या होंगे? यूनिट, इसके यूनिट रेजिस्टिविटी, चेंज इन रेजिस्टिविटी, ओमीटर से ओमीटर कैंसिल, तो पर केल्विन और पर डिग्री सेंटीग्रेड होंगे। डायमेंशन क्या होंगे? डायमेंशन होंगे दैट विल बी डायमेंशन केल्विन के इनवर्स ही होंगे, यही होंगे के इनवर्स केल्विन, टेम्परेचर के केल्विन होते हैं, के इनवर्स ये होंगे डायमेंशन। ठीक है, इसके कई बार आते हैं कि डिफाइन थर्मल कोएफिशिएंट। ठीक है, ये है मेजरमेंट रेजिस्टिविटी का। ठीक है, जहाँ तक हो गया। अब ये एक तरह की रेजिस्टेंस ही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है नेक्स्ट आर्टिकल हमारा दैट इज तो रेजिस्टिविटी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? दो चीजों पे, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, समझ गए। और यूनिट डिग्री बढ़ाने पर जो उसकी रेजिस्टिविटी बदलती है ओरिजिनल से, दैट इज कॉल्ड अल्फा। ठीक है, सभी की निकाली गई है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस जहाँ तक ठीक है, आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है वो कैसे चेंज करती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट कई बार आता है, ऑफ मटेरियल तो जब हम टेम्परेचर जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की रेजिस्टेंस कैसे बदलती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, पहले देखा था हमने नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, डायमेंशन पे, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो हम देखते हैं कि जब किसी कंडक्टर
के टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करती, थर्मल मोशन इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉनों का, थर्मल मोशन इंक्रीज करता है तो कोलिजन भी इंक्रीज करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जहाँ पर कि हाँ थर्मल मोशन जो है वो इंक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम कम करता है, रिलैक्सेशन टाइम कम तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, दैट विल बी इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये भी रिलैक्सेशन टाइम के रेजिस्टेंस। तो क्या होगा, तो ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर करती है डिपेंड, टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज हो जाती है रेजिस्टेंस, रैपिडली इंक्रीज करती है। ठीक है, तो जो यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगी, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, इसको भी अल्फा से लिखते हैं हम। ठीक है, क्या होगी, द चेंज इन रेजिस्टेंस, the change in resistance per unit original resistance per degree per unit rise in temperature, that is अल्फा क्या होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस फाइनल माइनस इनिशियल पर यूनिट ओरिजिनल पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, इसके बराबर होगी। यूनिट सेम, डायमेंशन सेम पहले जैसे ही होंगे। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटली सभी की निकाली गई है। ठीक है, बुक में दिया है, वहां से देख सकते हैं, तो निकाली गई है। बट टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा अलग अलग मटेरियल पे, कई बार पूछता है वो, तो फिर जहाँ से करना आपने। ठीक है, तो कोफिशिएंट थर्मल और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी से, रेजिस्टेंस से बताते हैं हम कि टेम्परेचर का मटेरियल पे क्या इफेक्ट होगा, डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, तो वी नो अल्फा इसके बराबर होता है फॉर मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू देखिए ये बड़ी कम होती है। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी लार्ज, वैल्यू लार्ज होती है। लार्ज होगी तो कब लार्ज होगी, देखिए राइज, तो कब होगी, राइज होगी तो जे क्या आएगा, तो राइज कब होगी, जब ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, ओरिजिनल तो सेम ही होगी। ठीक है, ये तो प्लस ही होगी। ठीक है, तो अगर अल्फा की वैल्यू बड़ी ज़्यादा है तो इसका मतलब कब ज़्यादा होगी, देन आर एफ जब ग्रेटर होगा आर एफ से तब होगा। तो जब ये ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बढ़ाने पर जे बढ़ेगी। देयरफॉर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर की डिस्टेंस बदल जाती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, और कम करेंगे अल्फा। ठीक है, तो ये हमें पता चल रहा है, टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगी कम, जितने भी कंडक्टर हैं मेटल्स हैं सभी में ऐसे होता है कि उनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर एकदम से इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, फॉर एलॉयज के लिए वैल्यू देखी गई है, निकाली गई है। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेग्लिजिबल सी वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये अल्फा जीरो होगा, नेग्लिजिबल जीरो, अल्फा जीरो आता है। तो अल्फा कब जीरो होगा, जे तो जीरो होना नहीं, जे भी नहीं जीरो होना, तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तब होना। तो इसका मतलब देन आर एफ क्या हो जाता है, आर आई के इक्वल होगा, इससे यहाँ से आया। तो आर एफ इक्वल टू आर आई होना, दोनों बराबर हुए, इसका मतलब डिस्टेंस नहीं चेंज करेगी।